अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात शुरू करते हैं। हबीब अकरम एक वीलॉगर हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूब पे अपना वीलॉग भी करते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है आज से एक आध दिन पहले। यूजुअली तो यूट्यूबर्स एक दूसरे के चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन मैं तो अक्सर लोगों के वीलॉग सुनता हूँ, उनमें से सीखने का मौका मिलता है। और हबीब अकरम साहब हमेशा बड़ी ही बाज़ोक़ बात करते हैं और बड़ी बामानी और नपी-तुली बात करते हैं। उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। उनका कहना है कि क्या किस्मत पाई है शौकत खानम के बेटे जी इमरान खान ने कि आज हमारे मुल्क में तमाम सियासी लोगों, सियासत और रियासत, इन सब की पहचान महज इमरान खान, उसकी ज़ात और उससे मुखालफत बन के रह गई है। आज किसी के पास भी, चाहे वो कोई भी सियासतदान हो, चाहे वो अपोजिशन का सियासतदान हो या वो सियासतदान हो जिसको तोपों के साए में ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए या किसी टीवी चैनल पे बिठाया जाए, उसकी भी पहचान, उसके पास भी बात करने को माँ सिवाय इमरान खान की ज़ात के कुछ नहीं है। यानी कि अगर सब लोगों की पहचान ही इमरान खान की ज़ात है, तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ट्रिब्यूट है इमरान खान की ज़ात को। इसी तरह से अगर आप पीडीएम की 16 माह की हुकूमत को देख लें या नून लीग की सियासत को देख लें, तो उनके पास भी माँ सिवाय इमरान खान और इमरान खान कहने के कुछ भी नहीं है। कारकर्दगी के नाम पर सिफर, और आगे जो मुस्तकबिल का कोई प्लान देना है, कोई माशी रोड मैप देना है, इलेक्शन मंशूर क्या है इनका, वो भी सिफर है। माँ सिवाय इमरान खान के इनके पास बेचने को और कहने को कुछ नहीं है। और जो पीटीआई से जो लोग मुतनफ़र कर दिए गए या छोड़ के चले गए, कुछ लोगों को मौका परस्त कहा जाता है, कुछ लोगों को मजबूर कहा जाता है, इन सब के पास भी माँ सिवाय इमरान खान की ज़ात के बेचने के कुछ नहीं। इस तमाम जो तनाजुर में एक और बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत की, और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। थोड़ा सा आज उनके बारे में बात करते हैं। इमरान खान के बारे में हमने सिर्फ इतनी ही बात आज करनी थी, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था नवाज शरीफ, उनकी सियासत, उनका सियासी मुस्तकबिल, उनकी वापसी और आज की सूरत हाल के बारे में। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। इसको 3-4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है, और प्रोग्राम के आखिर में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर और उनके खिलाफ तैयार होने वाली एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में। हमारा काम है निशानदेही करना, बाकी उसके ऊपर अमल दरामद करना जिन लोगों का काम है उन्हीं को सूझे। तो शुरू करते हैं। उस बात पे मैं आखिर में आऊँगा। पहले नवाज शरीफ साहब, उनकी सियासत की सूरत हाल और मुस्तकबिल और जो भी चीज़ें इस वक्त दरपेश हैं उनकी वापसी को लेकर, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो मसला नवाज शरीफ साहब को दरपेश है, उस मसले को खानगी मसाइल के तौर पे कैटेगराइज किया जा सकता है। यानी कि ख़ानदान को लेके नवाज शरीफ साहब को एक मसला लायक है, और वो मसला है उनके भाई और उनकी बेटी, यानी कि चचा और भतीजी के दो मुख्तलिफ जहन, दो मुख्तलिफ सियासतें। शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त, और शुरू से ही उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, और हमेशा से अव्वल दिन से ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के करीब रह के सियासत करने के कायल हैं। अवामी राबता और अवामी ताकत के ऊपर उनको हरगिज़ यकीन नहीं है। उनका कहना ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि पाकिस्तान में रियासत के अंदर इक़्तिदार का रास्ता जो है वो जीएचक्यू से जाता है, लिहाजा उन्होंने अपना ये सिलसिला जोड़ी रखा रियासत के इस सतून के साथ। जबकि मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो अपने वालिद को एक अवामी लीडर मानती हैं। ये हकीकत है या नहीं हम इसके ऊपर नहीं जानते, लेकिन वो अपने वालिद को अवामी लीडर मानती है, और उसका ये कहना है कि अगर आपने बेशक इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना है, लेकिन जब तक अवाम की ताकत आपके साथ नहीं है, आपकी जो सियासत है वो बेमानी है। तो अब इस चीज़ के बीच वजह से दोनों के माबैन जो है वो इख्तलाफ है। गाए बगाए एक पिक्चर वो दी जाती है, कहा जाता है कि जी कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं वो समझते हैं कि इख्तलाफ तो है। इख्तलाफ अमल का भी है और सोच का भी है। अभी उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि लाहौर में जारी इस वक्त जो कैंपेन है नवाज शरीफ की वापसी और उसके इस्तकबाल को लेकर, उसमें किसी जगह भी शहबाज शरीफ और मरियम एक साथ नज़र नहीं आते, बल्कि वो मुख्तलिफ इलाकों और हलकों में अलग अलग अपनी जलसियां करते नजर आते हैं। अमूमी तौर पर, मजमूई तौर पर तो दोनों ही नाकाम हैं। अवाम नहीं मान रही उनको और ना उनके पास इकट्ठी हो रही है,
लेकिन फिर भी दोनों अपनी अलग अलग दुकान लगा के बैठे हुए हैं, और दोनों का जो पार्टी के अंदर ग्रो है या ग्रुप है या फॉलोअर्स हैं वो भी अलग और मुख्तलिफ लोग हैं, और जो उनकी सोच रखने वाले लोग हैं। तो ये नवाज शरीफ को सबसे पहला मसला दरपेश है जब उनकी वापसी होनी है पाकिस्तान, क्योंकि उस वापसी के बाद इस चीज़ को आगे लेकर उनके लिए मसाइल बन सकते हैं। और नवाज शरीफ को अपनी सियासत और रियासत की सियासत के लिए इन दोनों के दरमियान मनूवर करना है, क्योंकि बेटी को छोड़ते हैं तो बेटी की पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स में है, और जो भाई है उसकी नहीं है, लेकिन उसकी कबूलियत इक़्तिदार के अवानों में है। तो इन दोनों के माबैन नवाज शरीफ को वो एक तवाज़ुन भी रखना है। तो ये है उनका मसला नंबर एक। दूसरा जो मसला है नवाज शरीफ का वो है सियासी और ज़मीनी हकाइक, यानी कि ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हैं। क्योंकि नवाज शरीफ जिस पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं वो पिछले 4 सालों में बिलअमूम और जो बिलखुसूस यानी कि ख़ास तौर पर पिछले 16-18 माह में बदला है, वो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। आज पाकिस्तान में सियासी ज़मीनी हकाइक ये हैं कि शहबाज शरीफ को 2 दिन पहले लाहौर के एक दवाही इलाके में घेर लिया गया, और बड़ी जो गालम गलोच हुई वो सोशल मीडिया पर सब ने सुनी। ये है इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीडीएम से जुड़ी दीगर जमातों की कबूलियत अवाम के अंदर। अब ये वाले वो ज़मीनी हकाइक हैं जिसको नवाज शरीफ साहब ने आके बदलना है, लेकिन उसको जब बदलने की वो बात करते हैं तो वो बदलने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ ने अवाम की पल्स को देखते हुए इस वक्त जिस तरह से अवाम सोच रही है, उन्होंने एक बयानिया आज से कुछ दिन पहले लंदन से जारी किया, और फिर उस बयानी की वापसी भी हमने देखा कि 24 घंटों के अंदर शहबाज शरीफ की लंदन वापसी, और लंदन वापसी से उस बयानिए की वापसी हुई, जहां पे जजों और जर्नैलों के एहतसाब की बात शुरू करते हुए 24 से 36 घंटों के अंदर उन्हीं के जो रिश्तेदार और चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र सब कुछ जो हैं उनके इसहाक डार साहब, उन्होंने बाहर आके खुद अपने भी हाथ खड़े किए और साथ सहाफ़ियों के भी हाथ खड़े करवा के सारा मामला अल्लाह पे छोड़ने की बात की। तो अब वो जो सिचुएशन है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को मार्चिंग ऑर्डर के साथ ही रिट्रीट करनी पड़ी, उस बयानिए के बाद उनके पास मासवाए पिछले 16 माह की पीडीएम की कारकर्दगी जिसके सरखेल उनके अपने भाई नून लीग के सरबराह शहबाज शरीफ थे। अब वो मसला ये है कि इसको अब अवाम में जाके बेचेंगे कैसे, और अवाम में जाकर क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब समझते हैं, जो वो जानते हैं और जो वो कहना चाहते हैं, वो ना कह सकते हैं ना उसका प्रचार कर सकते हैं, उस पर अमल तो बहुत दूर की बात है। ये नवाज शरीफ का सबसे बड़ा इस वक्त एक सियासी मसला है, जिसको लेकर उनकी वापसी का जो इरादा है उसमें बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, खुद उनके अपने जहन को लेकर। हमारी खबर ये है जो लोग उनके करीब हैं वो भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त कंफर्म नहीं है और कन्विंस्ड भी नहीं है कि ऐसे सूरत हाल में जब उनके गले के ऊपर किसी का हाथ है और वो कौन सी आवाज़ निकालेंगे उसको भी देखा जाएगा, तो फिर उस सूरत में वापसी का फ़ायदा क्या होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर बहुत गौर व गौज़ जारी है। तीसरा जो बड़ा मसला है नवाज शरीफ के लिए है वो पंजाब के तख्त की जंग। जी हाँ, पंजाब के तख्त के लिए इस वक्त 2 फोर रनर्स हैं सबसे आगे दौड़ में शामिल हैं। जो सिनारियो पैदा किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उस सिनारियो में एक तो जो है फोर रनर जो हैं वो हैं अलीम खान साहब। बड़ी पुरानी ख्वाहिश है पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने की, उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और इस वक्त वो कंपनी बहादुर के कैंडिडेट और ऑप्शन नंबर 1 हैं, क्योंकि उनके अंदर तमाम वो ख्वाहिश हैं जो कंपनी को हमेशा सूटेबल होते हैं। दूसरी जानिब इसके अंदर अपना पूरा इस पूरे मार्के के अंदर अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल लगाने वाले नवाज शरीफ और नून लीग जो हैं, या नवाज शरीफ के जो कैंडिडेट हैं या अज खुद वो कैंडिडेट हैं, वो है मरियम नवाज साहिबा। क्योंकि वो इस वक्त अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी बैठी हैं। अब चूंकि वफाक में वो जो इंतखाब किया है कंपनी बहादुर ने वो है शहबाज शरीफ का, और वो शहबाज शरीफ के बाद पंजाब में कंपनी बहादुर जो है वो नहीं चाहती कि शरीफ खानदान का कोई भी शख्स, चाहे वो हमजा ही क्यों ना हो, वो इसके इक़्तिदार पे बैठे, और वो उस तख्त के ऊपर अलीम खान को बिठाना चाहते हैं। जबकि नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये होगी, ये कंफर्म नहीं है कि नवाज शरीफ ने अपना हाथ जो है वो मरियम के सर पर पूरा रख दिया है, लेकिन मरियम इस वक्त फुल कैंपेन भी कर रही हैं, पार्टी के अंदर भी धड़ा बना रही हैं, और इस चीज़ को बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि पंजाब की अगली चीफ मिनिस्टर वो होंगी।
नवाज शरीफ के लिए इस दो सूरत हाल के अंदर मनूवर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त उनके अपने पास सियासी तौर पर करने को बहुत कुछ नहीं है। वो वाली सियासी उनको सपोर्ट हासिल नहीं है जो माजी में पंजाब में होती थी, और इस वक्त उनको इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों की ज़रूरत है, और इस्टेब्लिशमेंट अपनी बैसाखियां जिस कीमत पे देगी उस कीमत का नाम IPP यानी कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है वो है, और उसके कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के लिए अलीम खान। तो इस सिनारियो के अंदर मनूवर करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा नवाज शरीफ के लिए। और ये ध्यान में रखिएगा कि नवाज शरीफ ने आज तक अपनी हुकूमत में पंजाब किसी को नहीं दिया, तो अब देखना ये है इस सिनारियो में वो पंजाब किसी को देते हैं कि नहीं देखते। नाज़रीन, जिस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके अंदर से मैंने PTI को बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। ये इस वक्त जो तमाम एनालिसिस है वो सिर्फ मैं आपको मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के तनाजर से दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला इशू है लीगल इश्यूज का नवाज शरीफ के लिए। लीगल इश्यूज क्या है नवाज शरीफ के लिए? सबसे पहले तो उनकी वापसी को लेकर, ठीक है इस वक्त कंपनी, सरकार, अदालत सब कुछ शहबाज नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन वो कहते हैं फाइल का पेट भरने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो वो जो लीगल मसाइल हैं उसमें मसला नंबर 1 है कि जब नवाज शरीफ की वापसी होगी तो वो आया जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस सिलसिले में जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है। इनके जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, जहां से नवाज शरीफ साहब इजाज़त लेके बरतानिया गए थे, वहां पे उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। पुरानी ही पिटीशन के अंदर उन्होंने दरखास्त डाली है और उसके साथ उन्होंने एक मेडिकल एविडेंस लगाया है। उस मेडिकल एविडेंस के मुताबिक, बड़ा हैरान कुन मेडिकल एविडेंस है, चलें अब उसकी डिटेल में बहुत नहीं जाते, लेकिन उस एविडेंस के मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब ने पिछले 4 साढ़े 4 सालों में सिर्फ एक इलाज करवाया है जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जानते हैं 30-40 साल की उम्र में भी एंजियोप्लास्टी हो जाता है, यानी कि दिल की जो शरियाने हैं उनको साफ किया जाता है। तो बज़ाहिर तो उसमें कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसके मुताबिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहां से आपको खबर का पता चलता है वो ये है कि नवाज शरीफ को एक तो उसके लिए तवातर के साथ मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, यानी कि वो जेल नहीं जा सकते। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ के जो डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट हैं लंदन के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि इनको बहुत ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना है, और इसके साथ साथ उन्हें बाकायदा इसका फॉलो अप उनके साथ करना है, क्योंकि उनके दिल के मामले को लेकर माजी की जो पेचीदगियां हैं उसकी वजह से उनके जो कंसल्टेंट हैं उनका व्यू उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है और उनका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको आप ट्रांसलेट किस चीज़ में करते हैं? तो ट्रांसलेट इस चीज़ में करते हैं कि अब ये जो चीज़ फेंकी गई है मार्केट के अंदर, इससे होगा ये कि पहले लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांजिटरी बेल ली जाएगी कि आपकी इजाज़त से गए थे, इलाज करवा लिया है, वतन वापस आना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके सरेंडर करेंगे, लेकिन उस वक्त तक हमें ट्रांजिटरी बेल दी जाए क्योंकि जो मुल्ज़म या मुजरम है वो उसकी सेहत अच्छी नहीं है और वो जेल नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट obliging किस्म की कोर्ट है, उन्होंने तो ट्रांजिटरी बेल दे देनी है। हम कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? वो ट्रांजिटरी बेल लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहां सरेंडर करेंगे और इसी मेडिकल एविडेंस के ऊपर उन्हें मजीद बेल जो है मेरे ख्याल में मिल जाएगी, और इस तरह से वो अपने कानूनी मसाइल का हल करना पाएंगे। इसके लिए उनके साथ कंपनी बहादुर का भरपूर तावन होना ज़रूरी है। और अगर नवाज शरीफ साहब को ज़रा बराबर भी शक हुआ कि ये जो तावन है ये भरपूर नहीं होगा, तो वो शायद अपना वापसी का सफ़र जो है वो मौखर कर दें। ये तो हो गया इशू नंबर 1 लीगल। इशू नंबर 2 लीगल ये है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फुल कोर्ट का एक मैदान सजाया गया है, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत जो रिव्यू और अपील का हक मिलता है। क्योंकि अगर 1 नवंबर के बाद उसकी अप्रूवल होती है और वो जो एक्ट है वो नाफिजुल अमल हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो नवाज शरीफ होंगे, क्योंकि फिर वो भी अपील कर सकेंगे अपने उस फैसले के खिलाफ जिसके तहत उनको ताउम्र नाअहल किया गया था, और इस तरह से वो दोबारा से अहल हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के और इलेक्शन लड़ने के। अब इशू ये है कि अगर ये वाली चीज़ हो जाती है तो क्या ये वाला सिनारियो कंपनी बहादुर के उस वाले सिनारियो में फिट बैठता है कि नहीं, जिसके तहत वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, ना कि नवाज शरीफ को। ये बात अगर मुझ जैसा नाचीज़ जानता है तो ये चीज़ नवाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे एक्सपीरियंस्ड ना सिर्फ सियासतदान है बल्कि कंपनी बहादुर के साथ डीलिंग व्हीलिंग और वक्त गुजारना और उनकी साजिशों का शिकार होना और उनके साथ पंगेबाजी करने में सबसे एक्सपीरियंस सियासतदान है। तो ये बातें वो भी जानते हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी वो अपनी नापतोल कर रहे हैं और उनकी जो किचन कैबिनेट है उसके साथ उनके तवातर के साथ इसमें जो है वो सलाहकारी जारी है और वो उसके मुताबिक ही अपना सिनेरियो बनाएंगे।
ये सारी बात कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर की वापसी है वो स्टिल इज़ अ 50-50। वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा जो फैसला है ये इन 4 चीज़ों के ऊपर मबनी होगा, जिसका एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश किया। और ये इरादा आखिरी वक्त बदला भी जा सकता है। अगर ये वापस आए 21 अक्टूबर को, तो मेरी राय ये है और मेरा ओपिनियन एनालिसिस ये है कि वो वापसी जो होगी वो 2 से 3 हफ्तों की होगी और उसके बाद वो दोबारा लंदन सुधार जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर अपने आप को इस मुल्क में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे सिनारियोज किसी वक्त भी चेंज हो जाते हैं और नवाज शरीफ जो हैं वो किसी तरीके से भी इस मूड में नहीं है कि वो दोबारा से उस सिलसिले में फंसे जहाँ वो पहले फंसे थे और बड़ी मुश्किल से निकले थे। तो ये तो होगी जी नवाज शरीफ की बात। अब आते हैं आखिर के ऊपर, जो मैंने बात की थी शुरू में, ब्लॉग पे थोड़ा सा लंबा हो गया कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं सिपह सलार हैं, उनके खिलाफ जो साजिश है उसके ऊपर बात करने की। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको हाईलाइट करें, बाकी उसके ऊपर अमल करना ना करना उनकी अपनी एक चॉइस है। कोई भी जब आर्मी चीफ आता है तो वो अपनी एक लेगेसी बनाता है। वो आर्मी चीफ आके अपनी पूरी टीम लेके आता है, 3 से 6 महीने उसको लगते हैं और वो जीएचक्यू के अंदर बाकी इदारों के अंदर अपने जो जहन के लोग होते हैं उन्हें को नॉमिनेट करता है और वही लोग फिर उन इदारों को चलाते हैं और फिर वो आगे चल के उस आर्मी चीफ की लेगेसी होती है। हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें कैसे चली हैं। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उस साजिश का शिकार हो चुके हैं जिसकी वजह से उनकी अपनी लेगेसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हो गई है। और वो ये साजिश है कि इस वक्त जो उनकी की पोस्ट हैं उन सब के अंदर जनरल बाजवा के लगाए हुए लोग आज भी मौजूद हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। और वो अभी तक उसी पॉलिसी को परसू कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ हों, वो फौज के मामलात हों या रियासत के मामलात हों या डीलिंग हो या अवाम के साथ उनका राब्ता हो, वो तमाम पॉलिसी जो है वो जनरल बाजवा की है। यानी कि ये इस वक्त जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तसलसल है जनरल बाजवा की पॉलिसी का, जो 6 साल के बाद अपनी जो मुद्दत है वो पूरी कर चुकी हैं और वो इस वक्त एक्सपायर्ड पॉलिसीज हैं जिनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि चूंकि वो जनरल आसिम मुनीर ने ये समझा है कि ये चीज़ कॉन्टिन्यू करे, तो वो जो कॉन्टिन्यू चीज़ कर रही है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और सारे का सारा बर्डन जो है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर आ रहा है। तो उनको जो अपनी एक लेगेसी बनानी थी या अपनी एक लेगेसी की तरफ सफ़र करना था, वो बुरी तरह से क्लाउडेड हो गई है। अब ये मौका है कि अभी भी शायद कुछ उनके पास वक्त बचा हो जिसमें वो बड़ी पैमाने पे तब्दीलियां करें और एक अपना नया जो है माजी के साथ उसको कट ऑफ करें। जनाब, ये जो मुग़ल बादशाहों का भी दौर था, हमने उस अदवार में भी देखा है कि जो बेटा जब आता था, सल्तनत संभालता था, तो वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आता था और उसके बाद जो उसका तसलसल होता था, वालिद का टूट जाता था। लेकिन यहाँ पे ये जिस तसलसल को जारी रखा गया है और जो नेगेटिविटी थी पिछले दौर की रियासत के मामलात को लेकर, उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो आने वाले दौर पर बहुत ज़्यादा जिसको इक्लिप्स कहा जा सकता है। जिस तरह से आप जो है ना चांद ग्रहण, वो ग्रहण लग चुका है नए वाले चीफ को पुराने वाले चीफ के मामलात का। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती थी जो अभी तक नज़र नहीं आ रही की हुई है। तो हमें ये लगता है और मैं ये समझता हूँ और जितना कुछ रियासत के मामलात को मैं देख सका हूँ, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और उनको सोचना चाहिए कि उनको इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है या अपनी अलग से लेगेसी बनानी है। बहरहाल ये एक ऐसा ओहदा है जिस पे वो बैठे हुए हैं और ये किस्मत से ही मिलता है लोगों को, और जिनके पास होता है वो पाकिस्तान की किस्मत का भी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फैसला करते हैं। तो अब ये उनके ऊपर है कि अपने खिलाफ जारी इस साजिश को वो नाकाम बनाते हैं और इसमें से निकल पाते हैं या इसी का शिकार होके फिर हिस्ट्री के उन कागज़ों में चले जाते हैं जिनका फिर कोई अच्छी तरीके से याद नहीं करता। वी लीव इट हेयर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफिज।